चैप्टर 21 जिसकी एक्सरसाइज 21C अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 21D के बारे में। तो आपकी जो हेडिंग है वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, ठीक है ना। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा मैं मिक्स में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बट आपके काम आएगा। देखो, सबसे पहले तो आपकी जो बुक की अकॉर्डिंग में बात करूँ एक बार, तो बुक में आपको क्या गिवन है वो चीज़ मैंने आपको करवा दी है, ठीक है ना। यानी आपकी जो हेडिंग है बुक की वो है कोऑर्डिनेट इन द 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी आपको 3 डायमेंशन सिस्टम के अंदर एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो 3 डायमेंशन का पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग देखो आप पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, या फिर आप हेडिंग ही डाल दीजिए आप पोजीशन वेक्टर। 3D का आपको बताया हुआ है, बस नॉर्मली मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे लेके किया था मैंने। ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। द हेडिंग क्या थी, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, ये हेडिंग है। तो यहां से ये पॉइंट आपका P था, x, y, z था, इसकी डायरेक्शन के अंदर i कैप, इसकी डायरेक्शन के अंदर j कैप, इसकी डायरेक्शन के अंदर k कैप। i कैप, j कैप और k कैप क्या आपके यूनिट वेक्टर है। तो यहां से जो पोजीशन वेक्टर आया था OP वेक्टर, वो क्या आया था, x i कैप प्लस y j कैप प्लस में z k कैप, ठीक है ना। ये चीज आई थी अपनी, बस यही यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अपन करके हैं ये चीजें, ठीक है ना। इससे पीछे वाले जो इंट्रोडक्शन 21C है ना, उसके इंट्रोडक्शन में आप देख लेना। तो मैं डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना पीछे। देखो, अपन बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, या फिर लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं DC इससे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन भी अपन डिस्कस करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। अब इसको देखो, 3D डायग्राम बनाते हैं अपन पहले। सबसे ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट लेता हूं ABC, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करूंगा ना मैं, तो ABC के फॉर्म में ले रहा हूं। इसके साथ में ये जो एंगल है उसको अल्फा ले लो, YX के साथ में जो एंगल है उसको बीटा ले लो, और ये जो एंगल है उसको आप गामा ले लो। सबसे पहले मैं बात करूं कि अल्फा, बीटा और गामा, इनको क्या कहेंगे, डायरेक्शन एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, डायरेक्शन एंगल। इतना आप समझ गए होंगे। अब इन डायरेक्शन एंगल के साथ आप में कोस लगा दीजिए, तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। एक मिनट, कोस गामा, इनको क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। ये आपको, एक मिनट भाई, इसको ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इस कोस की वैल्यू क्या होगी। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस अल्फा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल को ले लो, ये OP वेक्टर है। OP वेक्टर को मैंने आपको, देखो OP वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे यहां से A I कैप, B J कैप और C K कैप। इस OP वेक्टर का जो मॉडुलस आएगा, इसी की वैल्यू अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बताया हुआ ये भी। तो R की वैल्यू क्या आएगी, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में कितना, C का स्क्वायर। ये अपन बात की है, ठीक है। चलिए, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा, देखना ध्यान से, ये और ये पॉइंट ले लो आप A, तो ये O, A और P। यदि इस एंगल को मैं अल्फा लूं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस
और ये आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू ये OA क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो इस OA की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, और इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी, r आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x अपॉन में r आ जाएगा। इसी कोस अल्फा को अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, कोस अल्फा इक्वल टू x अपॉन में r। ऐसे ही m, L, m, n, ये n, ये होगा आपका कोस बीटा, इसकी वैल्यू होगी y अपॉन में r। फिर y नहीं, यहाँ पे क्या है भाई, a के फॉर्म में लिया ना, तो ये डिस्टेंस आपकी a है, तो a के फॉर्म में ले लो a, ठीक है। तो ये a के फॉर्म में ले लीजिए आप a, और ये आपकी वैल्यू b, कोस गामा इक्वल टू c अपॉन में r। ये जो L, M, N, ये भी एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझना इस चीज को। L, M, N भी आपके क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी L की वैल्यू किसके इक्वल, कोस अल्फा के इक्वल, M की वैल्यू किसके इक्वल, कोस बीटा के इक्वल, N की वैल्यू किसके इक्वल, कोस गामा के इक्वल, ठीक है। यहां से ये आपका कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। उसके बाद मैं बात करूं, दूसरी हेडिंग आती है आपकी डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज की। तो ये तो हो गया, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे। इन पे बेस एक तो एंगल पे आएगा कि कोस अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी तो आपको गामा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक रिलेशन होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, वो लिखवा दूंगा मैं, एक बार के लिए इतना आप लिख लीजिए। फिर डायरेक्शन कोसाइन के बाद में हेडिंग आती है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये एज एक सच दैट, ये क्या होते हैं आपके, एज एक नंबर होते हैं। जैसे मैं नंबर ले लिया ABC ले लिया, इसका मैं वेक्टर बनाऊं तो ये OP वेक्टर हो गया। OP वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, AI केफ प्लस BJ केफ प्लस CK केफ। ये जो वैल्यू है A, B, C, यानी किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, ध्यान रखना, एक तो यूनिट वेक्टर होता है और एक नॉर्मल वेक्टर होता है। ये कौन सा आपका नॉर्मल वेक्टर है, कोई भी नॉर्मल वेक्टर है, उस नॉर्मल वेक्टर के जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर कंपोनेंट है, वो क्या कहलाते हैं आपके, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ये क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या होते हैं, कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं A और B और ये C, डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं आपके, ABC। अब ये ABC जरूरी थोड़ी है, डायरेक्शन रेशियोज कुछ भी हो सकते हैं, बट एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आपके 3 होते हैं, L, M, N, और लाइन के क्या होते हैं, 6 होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक लाइन में ये ले लूं तो ये तो मान लीजिए अल्फा है, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा, तो ये 2, 2, 6 का होता है इसका, ठीक है ना। 6 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, लेकिन किसी वेक्टर के अंदर डायरेक्शन रेशियोज तो इन्फिनिटी होते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या है कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज है वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल टू होते हैं। ये लो, ये एक रिलेशन होता है इनके बीच में। अब यहां से मैं इस साइन को उठाऊं तो ये वैल्यू आ गई A इक्वल टू आर एल, यहां से B इक्वल टू आर एम, यहां से C इक्वल टू आर एन। आर क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। आर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये आर यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, इस वजह से। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, A अपॉन में L हो गया, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, B अपॉन में M हो गया, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, C अपॉन में N हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, इनसे मैं क्या लिख सकता हूं, A अपॉन में L इक्वल टू B अपॉन में M इक्वल टू C अपॉन में N इक्वल टू R।
यानी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में ये रिलेशन होता है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लेना, नोट लगा के क्या लिखना है, फर्स्ट आपका ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, है ना, ये काम की चीज़ है भाई, ये अपन लाइन में भी यूज़ करेंगे 3D के अंदर, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखनी है। अब बात करते हैं कि L की वैल्यू, M की वैल्यू, N की वैल्यू अपन निकालते हैं कैसे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इतना आप एक बार नोट डाउन करो। अपन कोई भी एक वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन को निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया, इसी को लेता हूँ। देखो, ऐसे ही नॉर्मली एक एग्जांपल लेता हूँ, वैसे तो अपन बुक के अंदर निकालेंगे क्वेश्चन, तो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई एक वेक्टर गिवन है आपको, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, मैंने एक वेक्टर ले लिया। इस वेक्टर के अंदर ये जो ए बी सी है, इनको तो क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, ये तो इनको कहेंगे। अब यहां से मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूं तो इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इस वेक्टर ए की डायरेक्शन के अंदर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ए वेक्टर, तो यानी क्या निकालना है आपको, ए केप निकालना है। ए केप की वैल्यू कितनी आएगी, वेक्टर ए केप, वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूं कि ए केप इक्वल टू ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इंटू में आई केप प्लस बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना, सी स्क्वायर इंटू में जे केप, और सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में आई केप, ये लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये और ये इसी को कहते हैं एल की वैल्यू कितनी, ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, एम बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और एन की वैल्यू सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ध्यान रखना, एक लाइन की अपन डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां से मैं वैल्यू को निकालूं एल स्क्वायर की, तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर अपॉन में इसका भी रूट स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके ऊपर जो रूट है वो हट जाएगा। यहां से वैल्यू आ गई एम स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से वैल्यू आ गई एन स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इतना आप एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, इसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल के थ्रू मैं इसको भी प्रूव कर रहा हूँ, एल एम एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि एल एम एन की वैल्यू तीन तरीके से फाइंड आउट यानी अपन निकाल सकते हैं। एक तो वही आपका क्या था, कोस अल्फा वाला, यानी एंगल दिए हुए तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, वेक्टर दिए हुए, कोई वेक्टर दिया हुआ तो वहां से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं, है ना। तो ये आप फाइंड आउट करना आपको, तो ये फॉर्मूले अपने काम आएंगे, क्वेश्चन करेंगे ना तो बेटर समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो ये आपका प्रूफ मिल जाएगा आपको।
देखो अब इतना तो है नहीं आपके, बट फिर भी देख लीजिए आप। इन तीनों को मैं ऐड करूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मैं ऐड करूं तो क्या वैल्यू मिली, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करूं और एलसीएम ले लूं तो एलसीएम तो कितना आ गया, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कट के वैल्यू आ गई 1। देखो यही आ गया। तो ये तो कंसेप्ट हो गया डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर गिवन है आपको, उस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वो तो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। इस वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दूं तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये वाला। इसके जो स्केलर कंपोनेंट वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। एंगल के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन वहां पे करेंगे, और लाइन के अंदर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना, लाइन के अंदर करेंगे 3D चैप्टर के अंदर। तो एक बार के लिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर कुछ फ्यू रिजल्ट है, उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं लेट करता हूं कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू A1 I केफ, B1 J केफ और C1 A2 ले लो, A2 और ये आपका A3 ले लो। बात एक ही है, वैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। बी वेक्टर ले लो आप, B1 I केफ, B1 I केफ, B2 J केफ और B3 K केफ। सबसे फर्स्ट है इन दोनों को एडिशन वाला करके, आगे कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एडिशन कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इन दोनों को ऐड करेंगे तो A1 प्लस में B1 इंटू में I केफ, A2 प्लस B2 इंटू में J केफ, A3 प्लस B3 इंटू में K केफ। यदि माइनस वाला है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये आ जाएगा। ये तो फर्स्ट रिजल्ट आपका, ठीक है ना। आपकी बुक में देख लेता हूँ मैं, ये तो फर्स्ट हो गया। फिर सम वाला हो गया, स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड है मान लीजिए कोई एक वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए को लेमडा से मल्टीप्लाई करना, तो लेमडा इंटू A1 I केफ, A2 J केफ और A3 K केफ है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा इंटू ए वेक्टर इक्वल टू A1 इंटू लेमडा I केफ, A2 इंटू लेमडा J केफ, A3 इंटू लेमडा K केफ। ये लो स्केलर मल्टीप्लाई का। उसके बाद में इसमें थर्ड ले लीजिए आप, डिस्टेंस स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सम ऑफ टू वेक्टर हो गया। इक्वल वाला केस भी ले लीजिए, इक्वल भी बताया हुआ ना कि वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B है, तो A1 I केफ, A2 J केफ, A3 K केफ इक्वल टू B1 I केफ, B2 J केफ और B3 K केफ। तो ये वाला A1 किसके इक्वल होगा, B1 के, और A2 किसके इक्वल होगा, ये है ना स्केलर कंपोनेंट, और ये किसके इक्वल हो गया, A3 B3 के इक्वल हो गया। एक चीज ये। अब इसमें जो फोर्थ है, ठीक है ना, इसमें जो फोर्थ है, अब आपकी बुक में तो बहुत सारा दिया हुआ है, इसमें कोई लेना देना नहीं है इतना, ठीक है ना। फर्स्ट वाला जीरो वेक्टर के इक्वल है, तो A की वैल्यू जीरो हो गई, B की वैल्यू जीरो हो गई, C की वैल्यू भी जीरो हो गई। ये भी करवा देता हूँ। मान लीजिए कोई वेक्टर A इक्वल टू आपका जीरो है, तो A1 I केफ, A2 J केफ प्लस A3 K केफ इक्वल टू जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो I केफ, जीरो J केफ
और 0 के केफ। तो इक्वल बना दो, A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू 0, A3 की वैल्यू 0। इन तीनों से क्या लिख सकता हूँ, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0। ये लीजिए, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। उसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखो एक फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, ये आप 5th पे हेडिंग डालना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए एक लाइन आपको गिवन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, P इक्वल टू x1, y1, z1, और ये पॉइंट आपका x2, y2, z2। सबसे पहले इस PQ का वेक्टर फाइंड आउट कर लो, PQ का वेक्टर फाइंड आउट कर लो। इस PQ वेक्टर को मैं फाइंड आउट करूं तो इसमें से ये माइनस कर दो, x2 माइनस x1 इंटू आई केफ, है ना। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर मिलता है, वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, वो वेक्टर आपने निकाला है। तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 इंटू में आई केफ, z2 माइनस z1 इंटू में के केफ। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहां से इसका मॉडुलस को फाइंड आउट करूं कि PQ वेक्टर का मॉडुलस वो क्या आ जाएगा आपका, रूट ऑफ आई केप के साथ में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस को आप एज ए क्या लिख सकते हो, देखो OP वेक्टर को मैंने क्या लिखा था, OP वेक्टर को मैंने R वेक्टर किया था, इसका मैं मॉडुलस कर दूं, इसका मॉडुलस वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल। तो यहां से PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए भाई, ये डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में आप वेक्टर को निकाल दिए, और वेक्टर के बाद में डिस्टेंस कैसे आती है वो अपन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में 2 आपके वेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होगी वो अपन डिस्कस करते हैं। वैसे तो बताई हुई है पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर ना, वेक्टर। चलो हेडिंग आपकी पैरेलल वेक्टर। वैसे अपन परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों की बात करेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर बात करेंगे अपन जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पे। तो पैरेलल वेक्टर आपके, मान लीजिए 2 वेक्टर आपके, वेक्टर A एंड B आर पैरेलल वेक्टर। ये क्या आपके पैरेलल वेक्टर्स है। तब इनके बीच में एक कंडीशन होती है, देखो कोलिनियर की कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन एक ही होती है, ठीक है ना। कोलिनियर की कंडीशन और कोलिनियर की कंडीशन और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन एक ही होती है। अब ए वेक्टर ये रहा, A1 आई केफ, A2 जे केफ, A3 के केफ इक्वल टू B को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा इंटू B1 आई केफ, लैम्डा इंटू B2 जे केफ, लैम्डा इंटू B3 के केफ। ये लिख सकते हैं ना। दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू B1, और A2 की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा इंटू B2, और A3 की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा इंटू B3। यहां से लैम्डा का वैल्यू कितनी आ गई, A1 अपॉन में B1, और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, A2 अपॉन में B2, और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, A3 अपॉन में B3। इन तीनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों से क्या लिख सकता हूं मैं,
इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या लिख सकता हूं, A1 अपॉन में B1 इक्वल टू A2 अपॉन में B2 इक्वल टू A3 अपॉन में B3। यानी दो वेक्टर जब भी पैरेलल होते हैं ना, तो उन वेक्टर, जब दो वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनकी जो स्केलर कंपोनेंट है उनका रेशियो सेम होता है, या फिर उनका स्केलर रेशियो, उनका जो स्केलर क्वांटिटी है वो आपस में प्रोपोर्शनल टू होता है। बात एक ही है। तो ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया है, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं ना उनकी कंडीशन अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। और ये आप ध्यान रखना, दो पैरेलल वेक्टर गिवन है, दो लाइन पैरेलल होगी तो उनका ये रेशियो अपन वहाँ पे 3D में भी करेंगे। तो इन चीज़ों को आप ना अभी से कवर करना, क्योंकि वेक्टर आएगा तभी 3D आएगा आपको, अदरवाइज 3D भी आपके लिए हार्ड बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका एक्सरसाइज 21D का इंट्रोडक्शन जो बेसिक था उसके बारे में। अब अपन पहले इसको आप नोट डाउन कर लो पॉज करके, और इसके जो क्वेश्चंस है उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।